हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आज हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सीरीज जो चल रहा है उसका दूसरा दिन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके इडियम फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का एक अलग सीरीज़ है, एंटोनिम्स का सीरीज़ है, इडियम फ्रेज का सीरीज चल रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ है। उसमें पर डे एक एक वीडियोज़ आ रही हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इडियम फ्रेज का आज डे 2। पहले दिन हमने 25 इडियम फ्रेज किए थे, आज भी हम लोग 25 से 26 इडियम फ्रेज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको सीखना है। नहीं सीखने वालों के लिए कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। मेन आप लिखा हुआ प्रिंटेड मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल है, कैसे याद रखा जाए वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट हमारा है बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। देखिए बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, स्पून का मतलब होता है चम्मच। ठीक है, यानी जन्म के समय से ही मुंह में चांदी का चम्मच, यानी कि चांदी का चम्मच के साथ ही जन्म लेना। क्या मतलब हुआ इसका? अब कोई बच्चा जन्म लेगा तो देखिए मुहावरे का मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ से उसको जोड़ के आप वो सही हो, है ना, ऐसा बताया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? धनी परिवार में पैदा होना। अब कोई गरीब बच्चा पैदा होगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कहा जाता है कि आप जन्म के से साथ ही आपके मुंह में सोने का चम्मच है, यानी आपको खिलाने के लिए, है ना, चांदी का चम्मच से अगर आपको खिलाया जा रहा है, जन्म लिए आपको चांदी के चम्मच से खिलाना शुरू कर दिया गया तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप धनी परिवार में पैदा हो रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि वैसा बच्चा जो जन्म से ही जिसके मुंह में चांदी का चम्मच है तो वो धनी परिवार में पैदा हुआ है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है, इसका हो जाएगा टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। पहला क्लियर हो गया कि कोई बच्चा अगर चांदी के चम्मच के साथ जन्म ले रहा है इसका मतलब वो धनी परिवार में पैदा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा बी इन द ड्राइविंग सीट। अब देखिए याद कैसे रखना है ये मैं बिल्कुल हमेशा बताता हूँ कि कोई भी एक वर्ड पकड़िए, उससे कहानी बनाइए। कहानी आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो जैसे आप ड्राइविंग करते होंगे, कभी साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कार चला रहे हैं, तो अगर आप ड्राइविंग सीट पे है, क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए ड्राइविंग सीट, इस वर्ड को पकड़िए आप। तो ड्राइविंग सीट पे अगर कोई आदमी रहता है, कोई बस का ड्राइवर है, अगर उसके पीछे ढेर सारी सवारी बैठी हुई है, आप कार चला रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर सारे लोग बैठे हैं, तो ड्राइविंग सीट पे है, इसका क्या मतलब है कि सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि आप सेफली जो भी यात्री आपके कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, उनको आप डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए, मंजिल तक पहुंचाइए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सारी जिम्मेवारी आप पर है ना। तो सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, यानी जो भी, जैसे कह सकते हैं कि आवर फादर इज इन द ड्राइविंग सीट इन आवर फैमिली, है ना, हमारे पिताजी जो है सारा जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर होता है, तो वो ड्राइविंग सीट में, फैमिली के ड्राइविंग सीट पर है ना। तो किसी भी चीज़ के ड्राइविंग सीट पर होने का मतलब है कि सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। देखिए क्या है इंग्लिश में, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब जिम्मेदारी। हम लोग इसके साथ साथ हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग सब देखेंगे। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या है कि कोई ड्राइविंग सीट पे है तो वो सारी जिम्मेदारी का भार उठा रहा है कि उसको सेफली पहुंचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बियर द ब्रंट ऑफ। देखिए ब्रंट का मतलब है ना, इसका मतलब होता है क्या कह सकते हैं इसको कि जिसे कहते हैं ना खामियाजा, है ना, खामियाजा भुगतना। ठीक है, तो बियर द ब्रंट ऑफ, खामियाजा भुगतना। क्या भुगतना? परिणाम नहीं होगा यहाँ पे, भुगतना किसी भी चीज़ का बैड इम्पैक्ट जो होता है ना, खराब प्रभाव, तो वो भुगतना, उसी को कहेंगे बियर द ब्रंट ऑफ। ठीक है, टू बियर द मेजर पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, जो असुखद घटना होती है, जो सुखद नहीं है, जो खराब घटना है ना, उस घटना को सहना, बियर करना। बियर का मतलब सहना। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि किसी अप्रत्याशित घटना को सहना। ठीक है, भुगतना, खामियाजा भुगतना कह सकते हैं। ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ, खामियाजा भुगतना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा
बीट अबाउट द बुश। देखिए बुश का मतलब होता है क्या, झाड़ी, झाड़ियाँ, पत्ती झाड़ियाँ, घास वगैरह जो झाड़ी होती है, ऐसे ऐसे बुशेस। तो बीट अबाउट द, बीट मतलब होता है पीटना, क्या होता है, पीटना, बीट। तो बीट अबाउट द बुश, अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक कहानी ऐसे इसको रिलेट करिए, आपके हाथ में एक डंडा है और उस झाड़ी में कोई सांप घुस गया है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, सांप पे एग्जैक्ट नहीं मार के उसके अगल बगल जो झाड़ी है उस पे डंडे मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, उसके इस बगल मार रहे हैं, ठीक है, उसके इस साइड मार रहे हैं, इस साइड मार रहे हैं, लेकिन सांप तो बीच में है, वहाँ आप मार ही नहीं रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है हम उस पर ना पहुँच के घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, क्या है, घुमा फिरा के। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो हम कहाँ से जा रहे हैं, जैसे हम सीधे सीधे भी इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे घूम के जा रहे हैं या ऐसे घूम के जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं पहुँच रहे हैं। इसका क्या मतलब है, घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश यानी कि बुश में, झाड़ी में जो सांप है, आप उस पर डायरेक्ट हिट ना करके बीट अबाउट द बुश यानी झाड़ियों पे मार रहे हैं। तो इधर उधर की बातें हो गई ना, कि डायरेक्ट हम सांप को नहीं मार के झाड़ी पे मार रहे हैं। तो वही चीज़ है, घुमा फिरा के जब कोई बातें करता है तो कहते हैं यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें कर रहे हो। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, या इसी को कहते हैं, एक वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। देखिए एक सर्कल होता है, सर्कल की जो परिमाप, पेरीमीटर जिसको कहते हैं, चारों साइड का जो जितना लेंथ होता है ना, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, है ना, मैथ में 2πr होता है इसकी वैल्यू। तो सर्कम, वही सर्कमफ्रेंस का सर्कम लोक्यूशन, यानी कि जब कोई सर्कल में डायरेक्ट ना पहुंच के आप सर्कम लोक्यूशन यानी कि उसके परिमाप की तरफ से, चारों तरफ से घूम के जा रहे हैं, तो सर्कम लोक्यूशन कहलाता है ये वर्ड, ठीक है। तो जब कोई घुमा फिरा के बातें करे उसको क्या कहेंगे, बीट अबाउट द बुश, यानी झाड़ियों पे मारना, डायरेक्ट नहीं हिट कर रहा है, घुमा फिरा के बातें करना। नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू। देखिए बीट का मतलब होता है क्या, अभी बताया मैंने, पीटना, इतना मारना, इतना मारना, जैसे किसी को अगर आप एक थप्पड़ मारते हैं तो उसका गाल क्या हो जाता है, लाल हो जाएगा उसका गाल। तो लाल जब हो जाएगा और उसकी अगर पिटाई कर दी जाए, कोई चोर है वो पकड़ा गया, पुलिस उसको एक झापड़ मारती है, गाल लाल हो गया, है ना, फिर उसको बहुत पीटा जाता है, बहुत पीटा जाता है, तो फिर पहले ब्लू होगा, लास्ट में क्या है, काले पड़ जाते हैं। जैसे आंखों के नीचे ये बहुत मारा गया तो काले पड़ जाते हैं, है ना, गाल एकदम काला पड़ जाएगा, निशान पड़ जाता है काला काला। तो इतना मारना कि उस पर ब्लैक एंड ब्लू के निशान पड़ जाए, है ना, बीट का मतलब पीटना, इतना पीटना कि ब्लैक एंड ब्लू का निशान आ जाए, यानी इसका मतलब है अत्यधिक पिटाई करना, ठीक है। बीट मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब क्या है, निर्दयतापूर्ण, क्या है, निर्दयतापूर्ण, या निर्दयतापूर्वक, मर्सीलेसली, मर्सी का मतलब होता है दया, और लेस मतलब मर्सी के बिना, किसी को दया, बिना दया दिखाए मार रहे हैं, निर्दयतापूर्वक मार रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे बीट ब्लैक एंड ब्लू। यानी बीट का मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे ही आएगा, बीट का मतलब पीटना, और ब्लैक एंड ब्लू यानी इतना मारा कि वो काला पड़ गया, ठीक है, तो अत्यधिक पिटाई करना, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सारा। और जैसे ही आप अगली बार वीडियो देखने के बाद आप, कोई आपसे पूछेगा, जैसे ही ये वर्ड देखेंगे आपको याद आ जाएगा उसकी कहानी, और कहानी से उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आप सही आंसर टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में। दोबारा जब रिवीजन करते हैं ना, तो इस वीडियो का स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, है ना, जैसे पहली बार में पूरा वीडियो देखे, उसके बाद आप 1.5x सेटिंग में जाके 3 डॉट रहता है साइड में, वहाँ पे सेटिंग में जाके 1.5x कर लीजिए, 1.25x, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि समय बचेगा तो आप दूसरा वीडियो देखेंगे, कुछ और बुक से पढ़ लेंगे, है ना। ये समझने से मतलब है, आपको दोबारा समझ में आ रहा है, दोबारा देखिए, 3 बार में समझ में आया, 3 बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा बीट हॉलो। देखिए हॉलो का मतलब होता है क्या है, खोखला, खोखला, कोई भी चीज़ अगर खोखला है, खोखली चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक का पाइप है ऐसे, और ये खाली है ना, खोखला है, इसके बीच में कुछ नहीं है, हवा आराम से जा सकती है, आप इस तरफ से देखेंगे आपको इस तरफ का दिखाई देगा, इधर से बोलेंगे आवाज़ यहाँ से निकलेगी, तो एक पाइप है खाली। तो अब कहना का मतलब बीट, बीट का मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने बताया पीटना। तो बीट हॉलो यानी किसी खोखला, खोखला से क्या संबंध है, कि खोखला से याद आ जाएगा आपको, कोई ऐसा आदमी था जो दुबला पतला था एकदम, है ना, काफ़ी दुबला पतला आदमी था, खोखला यानी उसके हड्डियों में जान नहीं थी। कोई दुबला पतला आदमी है तो उसको खोखला आदमी कह सकते हैं, कि अंदर से कुछ नहीं है, शरीर में कुछ जान ही नहीं है, वजन नहीं है। तो वैसे आदमी को हराना क्या होगा, वैसे आदमी को अगर पीटते हैं,
है ना। बीट हॉलो यानी कोई खोखले आदमी को अगर आप मारते हैं तो उसको हराना क्या है, आसान काम है। उसको तो कहिएगा कि अब मैं फूंक दूं तो तुम उड़ जाओगे, ऐसे ही डर के भाग जाएगा वो। तो खोखले आदमी को हराना, मारना बहुत आसान काम है। तो इसका है काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। समझ में आई बात? कैसे इसका मतलब निकला कि बीट पीटना और हॉलो, हॉलो मतलब किसी आदमी को, खोखले आदमी को अगर मारेंगे आप तो उसको हराना काफ़ी आसान है। तो यानी बुरी तरीके से आप हरा सकते हैं उसको, काफ़ी आसानी और बुरी तरीके से पराजित करना, अगर वो अपने आदमी सबसे लड़ाई करेगा तो। ठीक है, तो किसी भी टर्म से आप, जरूरी नहीं है कि यही कहानी आप याद करें, आपके मन में कोई और कहानी आ रहा है तो इससे कहानी बना लीजिए, याद रहेगी। तो बीट हॉलो मतलब काफ़ी बुरी तरीके से हराना। देखिए, अगर सिर्फ वीडियो बनाना होता या कम समय में भी मैं बना सकता हूँ, 5-10 मिनट का वीडियो आपको बना के दे दूँ, ठीक है, लेकिन वो फिर मेरा मतलब पूरा नहीं होगा, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपको अच्छे से नहीं बताया। तो वो क्या फ़ायदा उस वीडियो को देख के जिससे कोई फ़ायदा ना मिले, है ना, आपको समझ में ही ना आए। इडियम फ्रेज तो आज तक 10th 12th 9th 10th 8th में सब में पढ़ते आ रहे हैं। याद होना मकसद है ना, हमारा मकसद यही है कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। तो बीट हॉलो याद आ जाएगा आपको कि हॉलो आदमी को, काफ़ी खोखले आदमी को अगर मारे तो बुरी तरीके से वो पराजित हो गया। ठीक है, टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली। ठीक है, तो वीडियो देखिए, मेरा मकसद यही है कि याद हो जाए। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लग रही, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा बेक एंड कॉल। ठीक है, बेक एंड कॉल का मतलब देखिए कैसे इसको समझते हैं। बेक का मतलब होता है इशारा। देखिए मैं जो पढ़ता हूँ वही आपको पढ़ाता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ और हार्ड पढ़ा दिया या कुछ और दूसरा। ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैंने खुद रिवाइज किया है इसका और खुद पढ़ता हूँ इससे। देखिए बेक, बेक का मतलब होता है इशारा करना। जैसे इशारा किए, और कॉल, कॉल करके नहीं किसी को बुलाते हैं कि हाँ हेलो भाई आ जाओ इधर, यानी किसी को इशारा किए और वो तुरंत हाजिर है। किसी को कॉल किए, तुरंत हाजिर है। ठीक है, तुरंत इशारा किए, तुरंत कॉल किए और वो तुरंत हाजिर हो गया। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कोई हमारे आज्ञा में रह रहा है, यानी आपने कोई ऐसा नौकर रखा है या किसी ऐसे आदमी को रखा है जो आपके एक इशारे पे, एक कॉल पे तुरंत हाजिर हो जाता है। तो क्या कहेंगे, बेक एंड कॉल, आज्ञा में रहना, यानी किसी के आज्ञा में जब कोई रहता है तो उसको कहते हैं बेक एंड कॉल। ठीक है, बेक का याद रखेंगे इशारा, या कॉल यानी एक कॉल किए तुरंत आ गया, यानी कि आपकी आज्ञा का पालन किया। तो कोई आपके आज्ञा में रहता है तो उसको कहते हैं बेक एंड कॉल। ठीक है, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी आपकी आज्ञा को मानने के लिए तुरंत, है ना। ओबे का मतलब होता है पालन करना, ऑर्डर का मतलब होता है निर्देश, आज्ञा। तो तुरंत पालन करे तो बेक एंड कॉल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेड ऑफ रोजेस, देखिए हमेशा सुनते होंगे, ये तो काफ़ी कॉमन प्रभाव है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। जो हमारी ज़िंदगी है वो एक मतलब क्या कहते हैं, गुलाबों का सेज नहीं है, गुलाबों का बिस्तर नहीं है जिस पे आप आराम किए, और गुलाब की पंखुड़ियाँ जानते हैं कितनी कोमल होती है, और आपको नींद आ गई। सब कुछ आराम आराम से ही लाइफ नहीं चलती। ठीक है, तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि फूलों का बिस्तर नहीं है, यानी आनंद से भरपूर। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, आनंद से भरपूर। तो कहते हैं लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है वो आनंद से भरपूर नहीं होता। सब कुछ आपको आराम से नहीं मिल जाता। आपको ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रांसलेटर की जॉब आराम से नहीं मिलेगी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, 300-400 इडियम फ्रेज नहीं याद करेंगे, साइनो एंटोनिम्स 250-300 वर्ड अगर नहीं याद करेंगे, है ना, वो कैब अच्छा नहीं करेंगे, तो आपको ना ट्रांसलेशन अच्छा होगा, ना ऐसे अच्छा होगा, ना वर्ड फ्रेमिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इतना 300-400 वर्ड अगर आप पढ़ते हैं तब जाके आप एग्ज़ाम में वो 5 सही करके आएंगे, 5 में 5। 250-300 एंटोसिनोनिम्स पढ़ेंगे आप, तब जाके आप 5 वहाँ पे सही करके आएंगे, 5-10। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 5 पढ़ेंगे 5 आ जाएगा, आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मेहनत अच्छी रखिए, समय है, सामने जो पेपर है उसकी तैयारी करते रहिए। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है, आनंद से भरपूर, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, यानी काफ़ी आरामदेह सिचुएशन हो आपके लिए। नेक्स्ट है बेड ऑफ थॉर्न्स। देखिए इसका ठीक अपोजिट है ना, बेड मतलब बिस्तर, गुलाबों का बिस्तर, काफ़ी आराम। बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तर, मतलब दुख एवं तकलीफ से भरपूर। ये तो बहुत आसान है कि बेड ऑफ रोज कहे तो आनंद से भरपूर,
और दुख बेड ऑफ थॉर्न का है तो तकलीफ से भरपूर, दुख से भरपूर, है ना। ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब मुसीबत, तकलीफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। बेगर का मतलब होता है भिखारी, है ना, गरीब, जो एकदम भिखारी है, भिखारी है कोई, तो वो डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या कहेंगे इसको, कि अगर बेगर के बारे में कोई बताए, है ना, कोई बेगर था यानी आप जा रहे थे, है ना, ठीक है, और आपने किसी एक गरीब को देख लिया, बेगर को, भिखारी को देख लिया, उसकी हालत इतनी खराब थी कि एक तो वो शरीर से कमज़ोर था, है ना, और दूसरा कि उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे, तीसरा कि वो कई दिनों से नहाया नहीं था, चौथा कि उसके शरीर पर ढेर सारे घाव वगैरह हो गए थे। यानी आप ऐसी स्थिति उसकी देख लिए हैं कि आप घर पे आए, आपको खाना मिला तो आपको याद वो आ रहा है भिखारी, है ना, वो गरीब आदमी याद आ रहा है, ठीक है। तो वो याद आ रहा है तो आपसे मम्मी पूछी कि बेटा क्या हुआ है, क्यों नहीं खाना खा रहे, तो आप चाह रहे हैं कि बताएं उसकी हालत। सीधा आप बोलेंगे कि मम्मी एक एक गरीब भिखारी, फिर मम्मी पूछेगी हाँ क्या हुआ बताओ, एक गरीब भिखारी क्या, आगे क्या कहना चाहते हो, और आप रोने लगे। आप बता नहीं पा रहे, आपको कष्ट हो रहा है कि आपके सामने खाना है, 4 टाइम 3 टाइम 5 टाइम जो भी आपको खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, हर एक सुविधा है, ठीक है, और तब आपको पढ़ाई करनी है तो भी आपका मन नहीं करता कभी कभी कि नहीं पढ़ूं, या मेरी ज़िंदगी में ये कमी है वो कमी है। वो भिखारी भी तो जिंदा है, वो कैसे जिंदा है, तो आपको ये सब सोच के आप टेंशन में चले आए, है ना, और आप उसकी स्थिति क्या है बता नहीं पा रहे हैं, वर्णन नहीं कर पा रहे हैं उसकी स्थिति। मम्मी पूछ रही कि बेटा हाँ बोलो आगे क्या बात है, आपसे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। यानी उसकी स्थिति ऐसी थी, वो जो बेगर था उसका डिस्क्रिप्शन आप दे नहीं पा रहे हैं, उसकी दशा को आप वर्णित नहीं कर पा रहे हैं, अवर्णनीय था उसका। यानी वैसी चीज़ें जिसका वर्णन कर पाना असंभव हो। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो गया अवर्णनीय, है ना। तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड, जिस चीज़ें की हम व्याख्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, वो अवर्णनीय, तो उसको कहते हैं कि बेगर डिस्क्रिप्शन। तो बेगर से याद रखिएगा भिखारी, और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताना, यानी किसी भिखारी के बारे में बताना क्या है, इतना गरीब था कि आप घर पे जब आए थे तो मम्मी ने पूछा तो आप बता नहीं पा रहे थे, वर्णन नहीं कर पा रहे थे, तो अवर्णनीय यानी उसके बता पाना मुश्किल था। हो गया याद आपको। अब दोबारा कभी भी देखिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा, कल इस वर्ड को आप याद करिएगा, पूछिएगा, इस वर्ड को कहीं लिख लीजिए, और सामने जब आप इस वर्ड को देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि बेगर का डिस्क्रिप्शन अवर्णनीय। यही तरीका है याद करने का। चलिए नेक्स्ट है बेल द कैट। देखिए बेल का मतलब होता है क्या, घंटी, ठीक, और कैट का मतलब तो जानते हैं क्या है, बिल्ली। तो बेल द कैट मतलब घंटी और बिल्ली, सीधा याद आ जाएगा। जब नहीं कहते हैं कि भाई आराम से तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ठीक। बिल्ली जो है वो, अब चूहा जो एक कहानी क्या है इसकी मैं बताता हूँ आपको, कि एक बिल्ली थी, वो चूहा को खा जाती थी, उसके बच्चे को खा जाती थी, है ना, जहाँ देखी चूहा खा जाती थी। पेट भरा है फिर भी कम से कम उसको शैतानी मतलब परेशान भी करती थी। तो सब चूहे ने मीटिंग बुलाई, ठीक है, चूहा का राजा था, सब चूहे यहाँ बैठे थे, मीटिंग बुलाई। सब लोग कहे कि देखिए महाराज इस बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा। जो बिल्ली एक तो ठीक है, इसका पेट भरा भी रहता है, फिर भी हमारे बच्चे को उठा ले जाती है, कहीं से फेंक देती है, उसका पाँव तोड़ देती है ना, बहुत मतलब परेशान करके रख दी है। उसका पेट भरा है तो भी एकदम मतलब सबको परेशान करते, कुछ करिए। तो कहती है कि शेर, इसका जो वो क्या कहते हैं कि जो चूहों का राजा होता है, वो कहता है कि हाँ यार, लेकिन सब तो शांति पाना चाहते हैं, उससे सब लोग आराम से रहना चाहते हैं, लेकिन एक आइडिया तो है, अगर उस बिल्ली के गले में हम लोग घंटी बांध दे जब वो सोई रहे, तो कोई आदमी, कोई चूहा ही जाके उसके गले में अगर घंटी बांध दे, है ना, तो जैसे ही बिल्ली हम लोग के पास आना चाहेगी तो उसका घंटी बजेगा और हम लोग छिप जाएंगे अपने बिलों में। तो सब लोग कहें हाँ महाराज बहुत अच्छा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सब करने लगे। लेकिन फिर बात आई कि अच्छा बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ठीक है, बेल द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो सब बात क्या आ गई कि ये जोखिम कौन उठाए,
बिल्ली के गले में घंटी अगर कोई बांधने जाएगा चूहा, तो उसके लिए वो कैसा काम होगा, रिस्की, कि अगर बिल्ली जाग गया तो वो खा जाएगा, तो लाइफ का रिस्क है, तो जोखिम है ना, तो जोखिम उठाना। तो वही हो गया कि बेल द कैट, यानी कोई चूहा किसी बिल्ली के गले में घंटी बांधने जा रहा है तो वो जोखिम उठा रहा है ना। ठीक है आप, तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनलिटी, यानी कि ये अपने रिस्क पे कौन काम करे। अब याद रहेगा ना, बेल द कैट, जोखिम उठाना। चलिए नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब देखिए एक कहावत आपने सुना होगा हिंदी में कि आगे शैतान और पीछे खाई, यानी कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी मारे जाएंगे क्योंकि शैतान आपको मार डालेगा, और पीछे अगर भागते हैं तो पीछे खाई है, यानी पहाड़ के ऊंचे पे आप खड़े हैं और खाई मतलब नीचे काफ़ी गड्ढा है, पीछे अगर उससे बच के भागते हैं तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे, ऐसे ही मरना है। तो यानी यू हैव नो अदर ऑप्शन, उस समय पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी को कहते हैं बिटवीन मतलब बीच में, डेविल मतलब होता है शैतान, और डीप सी मतलब गहरा समुद्र। तो समुद्र है या खाई है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो ना आप उस समय ना आगे सोच पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं वहाँ से। कभी कभी होता है ना कि ना आप बोल पाते हैं और ना चुप रहने में आपको समझ में आता है कि चुप रहें तो भी दिक्कत है, बोल दें तो भी दिक्कत है, दोनों कंडीशन आपके लिए वर्स्ट रहता है, खराब होता है। तो इसी को कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है, दो गंभीर परेशानियों के बीच, काफ़ी गंभीर परेशानी जब उलझन होती है तो ना आपको करते बनता है ना बोलते बनता है। जैसे आप मान के चलिए कोई साथी हमारे, अगर पापा कह दे कि बेटा ऐसा है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, लड़की वाले आए थे, बात कर लिए है, मैंने हाँ बोल दिया है। अब इधर बेचारा जो बच्चा है वो सोच रहा है कि अरे पापा ये क्या कर दिए, मन ही मन सोच रहा है मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैंने तो उसको प्रॉमिस कर दिया है, उसकी दीदी से ही बात होती है, सब लोग उसके मान गए हैं, सोचे थे आजकल मैं आपसे बात करेंगे लेकिन आप ये क्या कर दिए। अब बेटा चुप रहेगा तो पापा उधर शादी फिक्स कर दी है, उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। बेटा बोल दे तो पापा धुनाई कर देंगे, कहेंगे कि वाह बेटे वाह, तुमको पढ़ाया लिखाया और हमसे एक बार बताया भी नहीं। तो बेटा इस कंडीशन में है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वही चीज़ है कि आगे शैतान पीछे खाई, यानी आगे बताता है तो भी दिक्कत, पीछे जाता है तो भी दिक्कत, यानी दो गंभीर परेशानियों के बीच है ना। नहीं बताएगा तो गर्लफ्रेंड मारेगी उसको कि क्यों नहीं बताया पापा को, बता देगा तो पापा मारेंगे, खाना उसको कैसे भी लात खानी है। तो गंभीर परेशानियों के बीच है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, जब दो गंभीर परेशानी हो तो कहेंगे, इसी को कहा जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन का मतलब क्या है, बिग मतलब बड़ा और गन का मतलब होता है बंदूक। तो यहाँ बड़ा बंदूक तो इसका मतलब नहीं है, यानी आप समझिए किसी के पास अगर बिग गन हो, बहुत बड़ा बंदूक हो, छोटी वाली गन तो ठीक है चलिए लाइसेंस ही रख रहे हैं, सब लोग रखते हैं, मतलब सब लोग तो नहीं लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिनकी पहुंच अच्छी है वो रखते हैं। अब बड़ी गन, अगर बहुत बड़ा गन कोई रखा है, इसका क्या मतलब है कि बहुत ही पहुंच वाला आदमी है, क्योंकि सरकार अमूमतः क्या करती है, एक छोटा सा गन आपको शिक्षक देती है, जिनके जान को खतरा है वो आप लाइसेंस लेते हैं एसपी ऑफिस से अपने अप्लाई करके, चाहे जैसे हो, वो आप गन रखते हैं अपने पास सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर वहीं पे कोई बहुत बड़ा गन रखा है, बिग गन, बड़ी वाली बंदूक रखा है एकदम समझ लीजिए, तो इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ही पहुंच वाला व्यक्ति है, कि भाई जो चीज़ नहीं हो रहा था उसने वो संभव करके दिखाया है। छोटी गन मिलती है, बड़ी गन कैसे रख लिया। तो बिग गन से याद आएगा आपको कि बड़ी गन रखने वाला आदमी बहुत ही ज़्यादा ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है ना, काफ़ी बहुत ही पहुंच ऊपर तक पहुंच रखता है, यानी तुरंत उसके नेता से, बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क है। एन इन्फ्लुएंसुअल पर्सन, ठीक है, इन्फ्लुएंस जिससे यानी प्रभाव वाला व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ठीक है, बिग गन रखने वाला, काफ़ी पहुंच वाला व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। देखिए बर्ड का मतलब होता है पक्षी, पैसेज का मतलब होता है, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब सफ़र में रहने वाला, पैसेज रास्ता कहते हैं इसको, यानी बर्ड ऑफ पैसेज, यानी वैसा बर्ड जो मतलब कभी कभार आए, ठीक है, पासेज कुछ ज़्यादा देर रुके नहीं, यानी क्या कहते हैं वो सफ़र करता रहे तुरंत पास, यानी कहीं पे रुकेगा नहीं वो बर्ड, ऐसा बर्ड जो
पास होता रहे। तो यहाँ बर्ड से क्या मतलब है कि यदा कदा आने वाला। जैसे कि अगर साइबेरियन जो वो है पक्षी, साइबेरियन बर्ड जो है वो आती है संगम किनारे प्रयागराज में, है ना, गंगा किनारे बनारस में आपको देखने को मिल जाएंगी ठंड के समय में। तो वो ठंड प्रदेश में रहती है। तो जब दूसरे देशों से आती है, साइबेरिया से, जब वहाँ थोड़ी गर्मी पड़ती है तो इतनी दूर इंडिया में आ जाती है। यहाँ से जब गर्मी पड़ेगी तो फिर वापस चली जाएगी। तो ये क्या है, बर्ड ऑफ पैसेज। ये यदा कदा आने वाले हैं, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते हैं, वो कभी कभार आते हैं, वैसा मौसम आता है तो आते हैं। तो बर्ड ऑफ पैसेज मतलब यदा कदा आने वाला। वन हु कम्स ओकेजनली, यानी वैसे लोग जो कभी कभार आते हैं, ठीक है। तो बर्ड ऑफ पैसेज कहते हैं उसको। नेक्स्ट है देखिए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब हुआ कि चिड़िया की आंख जानते हैं आप। अगर कोई जैसे कि चील है, बाज, ईगल, वो काफ़ी ऊंचे उड़ान भरता है, ठीक। तो ऊंची उड़ान जब भरता है तो उसका जो देखने का जो वो क्या कहते हैं, आंखों की कैपेसिटी जो होती है, उसकी क्षमता, तो वो काफ़ी तेज होती है। वो भले कितना ऊपर उड़ रहा हो, लेकिन नीचे अगर एक चूहा भी जा रहा है वो उसको देख लेता है ना। यानी चिड़िया भी जो कोई भी चिड़िया जब ऊपर उड़ती है तो वो नीचे छत पे दाना कहाँ पे रखा है वो देख लेती है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ कि सरसरी निगाह, काफ़ी तेज निगाह है, एक ही नज़र में सब कुछ देख लेती है, क्योंकि बर्ड तो तेज उड़ती है और उड़ते उड़ते नीचे का सारा कुछ सरसरी निगाह से, यानी एक बार में सब कुछ देख लेती है, ठीक है। ओवरव्यू, जैसे ऊपर ऊपर नहीं कुछ देखते हैं कि हाँ हाँ ठीक है इसमें क्या क्या है। जैसे प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन आप लेके जाते होंगे, 4 दिन की छुट्टी थी या 10 दिन से आप नहीं आ रहे थे स्कूल, तो प्रिंसिपल क्या है, पूरा पढ़ता है क्या? नहीं, कभी पूरा नहीं पढ़ते वो एप्लीकेशन। सीधा कहते हैं हाँ ठीक है, सब्जेक्ट बस देखते हैं कि हाँ इस बार में, और पूछेंगे अच्छा ठीक है क्या है ये, तो बताना भी पड़ेगा आपको कि हाँ सर ऐसे ऐसे था, ठीक है ओके साइन कर देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर, बर्ड्स आई व्यू, है ना, सरसरी निगाह से। चलिए नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ फेदर। अब देखिए बर्ड्स ऑफ फेदर, बर्ड्स का मतलब पक्षी और फेदर का मतलब क्या होता है, पंख। तो पंख, यानी कि अब पंख से बात आई कि बर्ड्स ऑफ फेदर, यानी कि वैसे चिड़िए जिनका पंख एक तरह का होगा, वो एक साथ रहेंगे। कहा जाता है कि बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लक्स टुगेदर, सेम फेदर फ्लक्स टुगेदर, यानी एक तरह के पक्षी, एक तरह के पंखों वाले बर्ड एक साथ रहते हैं। कबूतर कबूतर के साथ रहेगा, तोता तोता के साथ उड़ेगा, कौवा कौवे के साथ, और चील चील के साथ उड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है कि बर्ड्स ऑफ फेदर यानी एक तरह के लोग। तो वही चीज़ इंसानों में भी है कि अगर कोई क्लास में ही आप देखिए अपने कि कोई भी क्लास में आप जब पढ़ते थे तो जो बात करने वाले बच्चे हैं वो पीछे मतलब पीछे से नहीं, आगे भी बैठ के बात करते, ऐसा नहीं है, मैं भी पीछे बैठता था तो बात नहीं करता था हमेशा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये जो घूमने वाले बच्चे होंगे वो एक साथ उनका ग्रुप रहेगा, 4-5 लोग दिन भर घूमते रहेंगे। जो उसी में कुछ बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उनका ग्रुप अलग होगा। यानी जो बच्चा जिस तरह का होगा, जिसकी संगति भी उसकी वैसी ही होगी, है ना। तो एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी एक ही तरह के लोग, तो कहेंगे बर्ड्स ऑफ फेदर, यानी एक ही तरह का बर्ड। बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब क्या होगा कि एक ही तरह का फेदर वाले जो बर्ड हैं, तो एक ही प्रवृत्ति के लोग। पीपल विथ सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, एक ही तरह के सोचने समझने वाले लोग एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट के देखें मतलब क्या होता है कि एप्पल को आप बाइट करते हैं, काटते हैं, सेब को कैसे काट के खाते हैं ना दांत से, बाइट करना। डस्ट का मतलब क्या होता है, जान ही रहे हैं, धूल। क्या है, धूल। अब बताइए कोई भी इंसान धूल को कब बाइट करता है, यानी खाता है। धूल खाना नहीं कहते हैं कि धूल फाँक लिया इसने। जब पहलवानी होती है तो पहलवानी में क्या है, एक दूसरे को जो अखाड़ा वगैरह में पहलवानी जब होती तो वहाँ पे देखते होंगे कि जब पहलवान दो लड़ते हैं, एक जब हार जाता है उसको ज़मीन पे लटाया जाता है और उसके पीछे से उसको ऐसे पकड़ा जाता है कि काउंटिंग होती रहती है कि आपको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप ऐसे हाथ नहीं मारते कि हाँ ठीक है मैं हार मान लिया। तो उसका ज़मीन की तरफ मुँह होता है। उसी क्रम में क्या होता है, वो धूल फाँकता है, मतलब एक तरीके से मुँह में उसके धूल भी जाता है, वो हार जाता है। तो पराजित होना यानी बाइट द डस्ट। कोई डस्ट को कब चखेगा, उसके मुंह में धूल कब लगेगा, है ना। बाइट द डस्ट, कोई धूल को कब काटेगा, एक तरह से मुंह में उसके धूल कब लगेगा, जब वो पराजित होगा। तो आपको याद आ जाएगा कि बाइट द डस्ट यानी डस्ट को काटना, यानी पहलवान जब हारता है
तो उसके मुंह में डस्ट लग जाता है, धूल लग जाता है, तो वो जब पराजित होता है। ठीक है, टू बी डिफीटेड, जब कोई हारता है तो उसको कहेंगे बाइट द डस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक शिप। अच्छा बताइए, शिप जो होते हैं क्या है इसका मतलब? भेड़। तो भेड़ को ये किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के। मन जो है ये वाइट कलर के होते हैं नॉर्मली। अब मान लीजिए वाइट कलर का कोई शिप है, उसमें कोई एक ब्लैक आ गया, सब लोग वाइट है, सब शिप वाइट है, एक ब्लैक आ गया, तो अब क्या होगा कि जो वहाँ के लोग होंगे, मतलब एक तरीके से और जो भेड़ होंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि अरे भाई इसकी वजह से बदनामी हो रही है, हमारे खानदान में आज तक कोई ब्लैक शिप नहीं हुआ, ये एक अकेला ब्लैक शिप कैसे हो गया। सब शक करने लगेंगे उस पर कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या है नहीं है, इसी परिवार के हो कि नहीं, हमारे ही समाज के हो कि नहीं, सब में बहस छिड़ जाएगी। तो वो जो ब्लैक शिप है ना एक, वो बदनामी का कारण बन जाएगा उस पूरे परिवार का। ठीक है, उस पूरे जो भेड़ का परिवार है, ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, है ना। एक ही आदमी है, एक ही वो शिप है, लेकिन पूरे वाइट कम्युनिटी जो है उसका, वाइट कलर का जो शिप का कम्युनिटी है उसको बदनाम कर रहा है ना। ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस ऑफ हिज फैमिली टीम etc, बदनामी का कारण बने। ब्लैक शिप याद आ जाएगा कि व्हाइट वाले शिप में एक ब्लैक शिप चला गया जिसकी वजह से पूरे व्हाइट वाले की बदनामी हो गई, यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लाइंड एले। देखिए एले का मतलब क्या, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा, और एले का मतलब होता है गली। क्या है? गली या रास्ता कह सकते हैं। अब ब्लाइंड एले यानी कि वैसा गली या वैसा रास्ता जो ब्लाइंड यानी कि एकदम अंधेरा है, जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, उसमें आगे प्रोसीड कर पाना, उसमें आगे बढ़ना, उस गली में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो देखिए ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, जाने तक जहाँ तक है ठीक है, लेकिन कोई ऐसा काम है, यानी आपको ब्लाइंड गली में घुसने का काम दे दिया गया, ब्लाइंड एले, एले का मतलब याद रखिएगा गली, तो जो ब्लाइंड का मतलब अंधा, यानी ऐसा गली जो एकदम अंधेरा है, तो वो कैसा कार्य हो गया कि आपको अंधेरे वाली गली में कह दिया जाए कि जाइए। तो ये एक ऐसा कार्य है जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है भाई, यानी हम अंदर जा ही नहीं सकते उस गली में, बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा है, आगे से राइट टर्न है कि लेफ्ट टर्न है कि सीधा जाना है हमें नहीं मालूम, तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो यानी ऐसा काम जिसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, प्रगति नहीं हो, संभव ही नहीं है, तो सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। देखिए ब्लाइंड का मतलब वही अंधा, डेट का मतलब होता है भेंट। डेट करना आप लोगों को मालूम ही होगा, सब यंगस्टर्स हैं, डेट करते हैं, कोई महिला मित्र से, कोई पुरुष मित्र से डेट करते हैं। डेट करने का क्या मतलब है कि किसी आदमी से आप मुलाकात करते हैं, खासकर जब लव रिलेशनशिप में होते हैं तो एक दूसरे को डेट करते हैं, लोग मिलने जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैसेज से बात हो गई तो चलिए आप मिला जाए कहीं पे, तो होटल वगैरह अब जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ पे कहते हैं ठीक है भाई यहाँ पे आ जाओ, इस पार्क में आ जाओ, यहाँ पे मिलते हैं, डेट करते हैं। तो ऐसे तो हुआ कि ठीक है दो लोग जान रहे हैं तो आप मिल रहे हैं तो उसको डेट बोलेंगे। लेकिन ब्लाइंड डेट, अंधा डेट, यानी किसी को आप जान नहीं रहे हैं लेकिन उस आदमी से आप मिलने जा रहे हैं। ऐसे समझिए कि आपको अचानक से किसी एक दोस्त ने नंबर दे दिया, ठीक है, कि भाई ये लो, ये मेरी एक दोस्त है, वो खाली है, उसका ब्रेकअप हुआ है, इसका नंबर लो, तुम बात करो। अब वो लड़का उस लड़की से बात किया और कहा कि अगले दिन आइए आप इस पार्क में हम मिलते हैं। तो ये डेट कैसा कहलाएगा? ब्लाइंड डेट। यानी आप उसको, न लड़का लड़की को जान रहा है अच्छे से, न लड़की लड़का को जान रही है अच्छे से, लेकिन दोनों मिलने चले गए। तो ये क्या है? ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, यानी दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं लेकिन वो मिल रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति से जब मिलते हैं तो उसी को कहते हैं ब्लाइंड डेट। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, जो कभी नहीं मिले हैं और मिल रहे हैं, यानी अनजान है दोनों एक दूसरे के लिए, तो वैसा डेट जो ब्लाइंड डेट, मतलब अनजान व्यक्ति से मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो ओन्स वंस ओन ट्रम्पेट। देखिए ब्लो मतलब होता है बजाना, ऐसे सीटी बजाते हैं लोग और बांसुरी बजाते हैं, है ना, तो उसी का है कि ब्लो वंस, वंस का मतलब यहाँ पे माई की जगह तो हो जा सकता है, योर की जगह योर्स हो जाएगा, है ना, ही की जगह अगर ही डाल दीजिएगा तो हीज हो जाएगा वंस की जगह। तो
ओन ट्रम्पेट, ओन मतलब अपना ट्रम्पेट, ट्रम्पेट समझ लीजिए एक वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको बजाया जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मुंह में अगर कोई सीटी रख के आप बजा रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप अपनी सीटी खुद बजा रहे हैं, यानी अपना जो इंस्ट्रूमेंट है आपका बस वही बजा रहे हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे हैं आप, है ना। जैसे बांसुरी बजा रहे हैं तो इतना बजा रहे हैं कि आप किसी को नहीं सुन रहे हैं, अपनी जो है ट्रम्पेट वो बजाए जा रहे हैं, यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ऐसा कब होता है कि सिर्फ अपनी ही हम तारीफ करें, यानी अपनी ही जो इंस्ट्रूमेंट है वही बजाएं, यानी हमारी जो बात है बस वही बोल रहे हैं, किसी और की बात सुन ही नहीं रहे, हम ऐसे किए वैसे किए, यहाँ गए वहाँ गए, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, इस तरह से कह रहे हैं। यानी अपनी बड़ाई जब खुद करते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना हिंदी का मुहावरा है, ठीक है, हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लू ब्लड, देखिए ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला, ब्लड का मतलब होता है खून। अब समझिए, देखिए इंग्लैंड वगैरह में जो अंग्रेज हैं जो, तो वो काफ़ी गोरे होते हैं, है ना, वाइट होते हैं, फेयर होते हैं काफ़ी। तो जो उजले लोग एकदम सफ़ेद उनका स्किन कलर होता है, कम्प्लेक्शन जो है फेयर होता है, तो उनका जो देखिएगा खून जो ऐसे वेंस दिखते रहते हैं, खून की जो नली है वो दिखती है, और उसमें किस कलर का ब्लड दिखता है, ब्लड, क्योंकि वेंस में ऐसे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो उनका ऊपर से इतना स्किन वाइट है कि अंदर का जो है नीला नीला खून दिखता रहता है ना। या ऐसे भी किसी का भी अगर बहुत गोरा है तो उसका नीला खून का जो है दिखेगा, नीला कलर का नस। तो इसीलिए कहा गया ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या है, अब जो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं, है ना, उनको कहा गया राजशाही लोग, एकदम शाही व्यक्ति। तो शाही व्यक्ति जो हैं काफ़ी ज़्यादा गोरे होते, है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम मेंटेन रहते हैं, तो उनका खून जो है वो ब्लू दिखता रहता है। तो ब्लू खून किसका दिखता है, जो शाही व्यक्ति हैं, है ना, रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है। शाही व्यक्ति का ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड ऐसे वाइट क्या कहते हैं, ब्लू रेड ब्लड होता है सबका, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा जो शाही व्यक्ति हैं, है ना, जो राजा महाराजा के खानदान के, वो काफ़ी गोरे हैं और उनका खून ब्लू ब्लड ऐसे दिखता रहता है। चलिए नेक्स्ट है ब्लू बुक। अब देखिए ब्लू बुक, जैसे नॉर्मली जो कोई फाइल है ना, वो नॉर्मल किसी भी कलर का चलता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो फाइल है, जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल होगा ना गवर्नमेंट के यहाँ जो रखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस में, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ब्लू कलर का कवर में रखा जाता है। ब्लू कलर की फाइल में सारे कागज़ अटैच किए जाते हैं, है ना। तो वो उसमें ढेर सारे जो पेपर रख दिए और उसको ब्लू कलर का कवर लगा दिए, तो बन गया ब्लू बुक। सरकारी रिपोर्ट, है ना, जब सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपनी होती है तो वो ब्लू बुक में रखती है, ठीक है, ऐसे याद रखिए इसको। तो ब्लू बुक मतलब सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट किस कलर में, ब्लू बुक, ठीक। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। बॉडी का मतलब होता है शरीर, सोल का मतलब होता है आत्मा। शरीर और आत्मा, अब इससे क्या याद रखिएगा आप, कि नहीं कहते हैं तन मन धन लगा दो, एकदम तन और मन लगा दो, तन मन से पढ़ाई करो, तो ये है बॉडी एंड सोल। क्या है, पूर्णतया, यानी अपना पूरा एकदम दे दो, कंप्लीट एफर्ट जितना कहते हैं। जैसे ट्रांसलेटर का पेपर आ रहा है, हाईकोर्ट ट्रांसलेटर का होने वाला है, तो आप क्या करिए, अपना बॉडी एंड सोल लगा दीजिए, पूरा शरीर भी और मन भी, तन मन से तैयारी करिए, है ना। तो पूर्णतया, इंटायरली, ठीक। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब हुआ, देखिए ऐसे याद रखिए कि ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, नीला कलर बनाने की एक फैक्ट्री थी, है ना। एक इंसान जो है वो एक मशीन लाया जिसमें वो ब्लू कलर जो है वो बनाना शुरू किया, डाई बनाना शुरू किया कि ब्लू कलर हम बनाएंगे, ब्लू कलर का पेंट हम बेचेंगे मार्केट में, उससे पैसे कमाएंगे। एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मशीन उसके लिए वो खरीद के लेके आया। अब वो ब्लू कलर बना रहा था और वो चक्की जो है उसकी ऐसे ऐसे पेंट घूम रही थी, गोल 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 ऐसे घूम रही थी, उसमें वो सारा जो केमिकल वगैरह डाल दिया था। उसी क्रम में क्या हुआ, ऐसे ऐसे घूमते क्रम में, कि उसका जो है ये ब्लू कलर का जो एक बोल्ट है, बोल्ट मतलब एक नट, वो उसी में का खुल के उसी में गिर गया बीच में। ये फिर पेंट केमिकल ऐसे ऐसे मशीन घूमता रहा घूमता रहा, तो ये जो घूमने के क्रम में जो ब्लू कलर का है वो उसमें अटक गया उस मशीन में, और
मशीन हो गई खराब। अब वो इंसान बेचारा कितना रुपया पैसा से कर्ज लेके लोन लेके वो ख़रीदा था मशीन, अब उस नट के फंसने के कारण उसमें जितनी पत्तियां थी, ब्लेड्स थी, सारी टूट गई। अब उसके ऊपर आ गई मुसीबत, एक तो लोन है, EMI चुकाना है उस मशीन का, है ना, और ये अचानक से विपत्ति कहाँ से आ गई भाई कि बोल्ट उसमें फंस जाना ब्लू कलर बनाते समय। तो ये जो विपत्ति आ गई ना, इसी को कहते हैं आकस्मिक विपत्ति। ठीक है, यानी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि ब्लू कलर बनाने में उस बोल्ट उसमें फंस गया। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी ब्लू कलर से क्या निकला, जब मैकेनिक आया तो बोल्ट निकला। तो याद रखेंगे, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, याद रखिएगा, जब फंस गया तो उसके ऊपर आकस्मिक विपत्ति आ गई, आकस्मिक विपत्ति। ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई उसके ऊपर। ठीक, और आज का लास्ट है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। देखिए इसी का एक मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, याद आ रहा है कुछ? एप्पल जिसकी वजह से डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा हो गया था, तो झगड़े का कारण सेम उसी का यही है, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कोई एक हड्डी है और कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। एक हड्डी है, ढेर सारे कुत्ते हैं, अब वो सारे कुत्ते जो हैं उस हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो जो हड्डी है वो क्या बन गया, झगड़े का कारण बन गया कि नहीं है हड्डी। तो वही है बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब विवाद, विवाद का कारण, झगड़े की वस्तु वही है। या तो आप एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहें या बोन ऑफ कंटेंशन कहें, दोनों सेम है। सब्जेक्ट ऑफ है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, विवाद का कारण बोन ऑफ कंटेंशन। बोन से हड्डी याद रखिएगा, हड्डी से आपको याद आ जाएगा कि एक ही हड्डी था, ढेर सारे कुत्ते लड़ रहे थे, तो वो हड्डी जो है वो विवाद का कारण बन गया। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये बताया वो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो, ठीक है, और रिवीजन करिए, कल वाला भी रिवीजन करिए और आज वाला भी रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आशा करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प करने में मैं सफल हो पाया हूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ प्यारे से सजेशन देना चाहते हैं हमें, है ना, तो आप दे सकते हैं। और एक कमेंट में ये भी लिख के बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, और कौन सा जो है आपको इसमें का सबसे अच्छा जो है एडीएम फ्रेज अभी तक में, आज के सेशन में कौन सा एडीएम फ्रेज आपको सबसे अच्छा लगा, वो भी कमेंट करिए, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल आप हमारे जुड़ जाइए, लर्नर्स फेलो नाम के टेलीग्राम चैनल में, और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। पर डे के पर डे आप वहाँ से इसमें नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को अगर पसंद आया होगा, हाँ, कुछ को आपको हेल्प मिली होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और तैयारी करते रहिए दोस्तों, जब तक सफल नहीं हो जाए तब तक हिम्मत नहीं हारना है। सब मिलकर तैयारी करेंगे और सब लोग सफल होंगे, ठीक है। आप सबका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को